ओके सो अब हम देखने वाले हैं एक नए टाइप का क्वेश्चन जिसको कहा जाता है कंस्ट्रेंट या कंस्ट्रेंट ऑफ अ थ्रेड टाइप का कुछ क्वेश्चन, ऐसा नाम दे दो इसको। यार एक बात मैं आपको बता देता हूँ एनएलएम के बारे में, जो बच्चे डरे हुए हैं क्योंकि एनएलएम से बच्चों को बहुत डर लगता है। ओके आपको मैं बता देता हूँ कि यार अगर एग्जामिनर को एनएलएम टेस्ट ही करना है ना तो वो आपको रोटेशन में क्वेश्चन पूछेगा, वो मोमेंटम में क्वेश्चन पूछेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्वेश्चन पूछेगा, ये लगा के वो डायरेक्टली एनएलएम के अंदर ब्लॉक पुली वाले क्वेश्चन बहुत ही रेयर आते हैं। ठीक है, बहुत ही रेयर आते हैं। तो आपको इन चीज़ों को लेकर ऐसे घबरा नहीं जाना है। अगर आपसे पुली वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे ना, ये बस एक स्टार्टिंग में कराया जाता है ताकि बच्चे के पास कुछ मटेरियल रहे करने को, सच यही है। ठीक है, और ये वाला जो टॉपिक है ना कंस्ट्रेंट वाला, ये तो यार है ही नहीं जेई के अंदर, आप एक तरह से कह सकते हो। ठीक है, अपन जबरदस्ती पढ़ रहे हैं इसको, बट फिर भी अपन ध्यान देंगे क्योंकि आप कभी भी कुछ भी आ सकता है। ये तो मैं प्रोबेबिलिस्टिकली बोल दिया कि यार नहीं आता है, रेयरली आता है, बट क्या पता अपने ही एग्जाम में आ जाए। इस पॉइंट से अपन देखेंगे। हालांकि हिस्ट्री के बारे में मैं एंड में और बात करूंगा, लेकिन अपन ये देखते हैं। तो आपके पास यार एक मास एम है, ठीक है, उसके चारों ओर एक थ्रेड लगा हुआ है और वो एक पुली के थ्रू जा रहा है, और पुली पे अपन एक फोर्स एफ लगा के इसको खींच रहे हैं। तो पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ मास एम और एक्सेलरेशन ऑफ पुली कितनी होगी। यहाँ पे एक बात नोट करना कि ये पुली मासलेस है। ठीक है, तो सबसे पहले पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक, फ्री बॉडी डायग्राम आपको हमेशा बनाना है। क्यों बनाने की, कई बार क्वेश्चन पता चलता है पेचीदा होता है और हमें पता नहीं चल रहा होता है। एंड दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जो लगता तो आसान है कि यार दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, बट इट टर्न्स आउट दैट इट इज नॉट वेरी इजी। ऑलराइट, सो वी विल नाउ लुक एट दिस। तो अपन ने पुली का फ्री बॉडी डायग्राम देखा, तो पुली के ऊपर फोर्सेस आपके जीरो होते हैं। याद करो क्यों होते हैं, वापस बता देता हूँ। पुली F इक्वल टू एम ए होता है, फोर्स का फॉर्मूला, सेकंड लॉ। पुली मासलेस है तो मास जीरो है, तो यानी m इंटू हर बार जीरो हो गई, यानी नेट फोर्स पुली पे हर बार जीरो होना ही होना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि आ रहा है न्यूटन सेकंड लॉ से। तो अपन को फोर्स जीरो करना है, क्या कर देंगे, F बराबर यहाँ पे भी T, यहाँ पे भी T, 2T। टी क्यों बताया था मैंने पहले क्वेश्चन में, प्रॉब्लम सेशन में, कि यार थ्रेड के चारों ओर क्यों होता है। ठीक, तो पर एक्चुअली यार एक और बात मैं बताता हूँ कि मैंने आपको ये जो बात बोली थी ना कि थ्रेड के चारों टेंशन बराबर क्यों होना चाहिए, उसका मैंने आई थिंक आपको उस समय ये बताया था कि पुली के चारों फोर्स जीरो होने चाहिए। लेकिन उसका एक और रीजन भी है। उसका रीजन आप कुछ ऐसा ले सकते हैं कि आपकी जो स्ट्रिंग है ना वो भी इनएक्सटेंसिबल है और वो भी मासलेस स्ट्रिंग है। ठीक है, तो यार इसको आप एक एग्जामेटिकली ले लो कि यार आपकी जो स्ट्रिंग है उसके दोनों एंड्स पे जो फोर्सेस होते हैं सेम होता है। इसका भी मैं एक और सेकंड प्रूफ बता देता हूँ। वो प्रूफ जो मैंने बताया था वो उस समय एक्सप्लेनेशन के हिसाब से ठीक था, बट इसका अगर अपन एक मोर करेक्ट प्रूफ देखें तो अगर ये मान लो कि स्ट्रिंग के चारों टेंशन T1 और इधर T2 है, तो इस पे एक नेट फोर्स T1 माइनस T2 लग रहा है। और क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है तो सेम लॉजिक से इस पे कुछ फोर्स लगना नहीं चाहिए, वरना स्ट्रिंग की एक्सेलरेशन हो जाएगी ना। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि स्ट्रिंग के ऊपर मासलेस स्ट्रिंग के चारों ओर फोर्स बराबर होता है। अगर स्ट्रिंग का मास है तो ये चीज होल्ड नहीं होती है। ठीक है, तो मासलेस स्ट्रिंग है इसलिए यहाँ पे T और T हो जाएगा, मासलेस पुली इसलिए F इक्वल टू 2T हो जाएगा। ठीक है, ये भी तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, होप आपको समझ में आएंगे। लोग वरना हर जगह T1 T2 की जगह T घुसाते रहते हैं, हर जगह नहीं होता है। मास जैसी दे देना स्ट्रिंग का, सतर्क हो जाओ, सुरक्षित हो जाओ। ठीक है, फिर सॉल्व करो। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने पास इक्वेशन आ गई। अब अपन ब्लॉक का FBD देखें अगर, तो यहाँ पे T फोर्स लग रहा है सिंपल, तो T इक्वल टू MA आ गया। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितनी हो गई बताओ, T अपॉन M यानी कि F अपॉन 2M। चलो वाह, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अरे नहीं, हमें तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली भी पूछी थी। अब एक्सेलरेशन ऑफ पुली कहाँ से निकले यार, कुछ पता चल रहा है तुम्हें, कोई फॉर्मूला बताया मैंने, कुछ पता नहीं चल रहा है। F इक्वल टू MA लगाया, अरे वाह F इक्वल टू MA लगा देते हैं। अरे यार फोर्स ही जीरो है, M भी जीरो है, A तो पता ही नहीं चला, A इक्वल टू F अपॉन M, 0 अपॉन 0 इन्फाइनाइट, गलत। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ आती है जिसकी मैं बात कर रहा था, कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप। ठीक है, तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो इस थ्रेड को। ये थ्रेड आपका एक तरफ तो यहाँ से अटैच्ड है और एक तरफ ये आपका यहाँ पे अटैच्ड है मास M से। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं करूँगा मास M, ये बेसिकली थ्रेड है। अब अपन को मासलेस इन एक्सटेंसिबल थ्रेड दिया हुआ है। ठीक है, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, जहाँ पे भी आपको ये मिले क्वेश्चन उसमें लिखा होगा। मैंने अगर नहीं बोला तो समझ लो बोला था। ठीक है, आइडियल थ्रेड, आइडियल स्ट्रिंग कह जाते हैं जिसको। 99% केसेस में बेसिकली आपको थ्रेड की लेंथ कांस्टेंट है। तो अगर अपन को देखो, ध्यान से समझना क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, बाद में बोलना समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आपकी जो थ्रेड है इसकी लेंथ हमें बेसिकली कांस्टेंट करनी है। ठीक, लेंथ कांस्टेंट करनी है। तो अब यहाँ पे पुली ऐसे रैप्ड अप है। ठीक है, तो अपन को बेसिकली अब ये वाला जो थ्रेड है ना, ये वाला पोर्शन, ये तो हमेशा रैप्ड अप ही रहेगा पुली के, तो इसकी लेंथ तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। तो अपन ये वाली लेंथ को अगर x1 मान ले और ये वाली लेंथ को अगर x2 मान ले, तो x1 प्लस x2 बराबर कांस्टेंट, बराबर। ठीक, समझे मैंने क्या कहा कि यार ये जो थ्रेड है इसकी लेंथ फिक्स्ड है क्योंकि इनएक्सटेंसिबल थ्रेड है, तो इसकी लेंथ बराबर होनी चाहिए कांस्टेंट के। तो यहाँ का जो समय, यहाँ का समय बराबर होना चाहिए। अब ये वाला मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये हर बार उतना ही रहेगा, तो ये तो वैसे भी कांस्टेंट ही है, तो अपन उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट करके ये करना है अपन को बेसिकली। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों साइड।
तो इसका क्या वैल्यू होगा, जीरो, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, ये क्या हो जाएगा v1 प्लस v2, एक और बार डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आएगा a1 प्लस a2 बराबर जीरो, ये अपन यूज करेंगे, ठीक है। ये तीनों आप याद रख सकते हो, इनएक्सटेंसिबल थ्रेड के केस में ये होता है। अब यहाँ पे मैंने आपको कोई थ्योरी व्योरी बना के नहीं बताया, मैंने एकदम बेसिक मैथ से और बेसिक फंडों से बातें की है, ठीक है। मैंने क्या बोला, थ्रेड की लेंथ कांस्टेंट है तो ये लिख डाला, डिफरेंशिएट कर दो तो a1 प्लस a2 बराबर जीरो, यानी एक्सेलरेशन ऑफ दिस थ्रेड प्लस एक्सेलरेशन ऑफ दिस थ्रेड इक्वल टू जीरो। अब ये पुली अगर a एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, a डैश एक्सेलरेशन से, ठीक है, तो अब अपन रिलेशनशिप फाइंड करते हैं a1 a2 और a के अंदर, ठीक है। a1 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, a1 की वैल्यू कितनी होगी, आपका ये वाला जो थ्रेड है, ठीक है, आपका ये वाला जो थ्रेड है, ये किस स्पीड से इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, ये बताओ किस स्पीड से इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वो इसकी एक्सेलरेशन हो गई बेसिकली। इसकी स्पीड या इसकी लेंथ जो इंक्रीज हो रही है उसकी एक्सेलरेशन क्या है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द, समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ, कि इसकी जो लेंथ है उसका डबल डेरिवेटिव जो होगा वो बेसिकली ये बता रहा है कि ये जो थ्रेड है इसकी लेंथ कितनी एक्सेलरेशन से बढ़ रही है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो वैल्यू क्या होगी, इस दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट की एक्सेलरेशन, यानी कि a माइनस जीरो बराबर, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो लेंथ है ये तो कांस्टेंट है, ये वाली जो मतलब ये वाला जो पॉइंट है तो फिक्स्ड है, ये तो कहीं जा ही नहीं रहा है, तो जो भी एक्सेलरेशन इस थ्रेड की आएगी, जो भी इसकी इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ आएगी वो ओनली बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट आएगी। और ये पॉइंट जो है वो कितनी एक्सेलरेशन से बढ़ रहा है, ए डैश से, ए डैश मतलब जो पुली की एक्सेलरेशन है, ठीक है, अपन ने जो निकालनी है, ठीक है, ए डैश एक्सेलरेशन पुली की एक्सेलरेशन है जो अपन को कैलकुलेट करनी है। तो यार ये अपन ने लिख डाला कि एक्सेलरेशन ऑफ थ्रेड वन इज इक्वल टू ए डैश माइनस जीरो। अपन इसकी बात करते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहां पे देखना, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी स्पीड से इंक्रीज हो रही है, यहां पे तो ये वाला जो छोर है वो ए डैश स्पीड से जा रहा है और ये वाला जो थ्रेड है वो कितनी से जा रहा है, एफ अपॉन 2m से, निकाला था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, ठीक है, मतलब इस थ्रेड की इंक्रीमेंट कितनी तेजी से हो रही है, वो हो जाएगी आपकी कितनी, ए डैश माइनस एफ अपॉन 2m बराबर, ठीक है। कुछ भी नहीं किया है मैंने, बस इसकी लेंथ ऑफ, इसकी जो इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ हो रही है ना उसकी एक्सेलरेशन निकाली, तो वो d2x1 बाय dt स्क्वायर हो जाएगा, विच इज नथिंग बट a1, विच इज नथिंग बट इस थ्रेड की इंक्रीमेंट, ठीक है। तो a डैश माइनस जीरो, और इसकी कितनी होगी, a डैश माइनस इसकी एक्सेलरेशन वो जगह इसकी, दोनों का सम जीरो है, तो दिस प्लस दिस बराबर जीरो, यानी कि इसको सम किया इक्वल टू जीरो, इसको सम किया तो जीरो हो गया, a डैश प्लस a डैश 2a डैश हो गया, ये जीरो होना चाहिए। तो f की वैल्यू कितनी, a डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, f अपॉन 4m, यानी कि द पुली इज गोइंग एट अ रेट f अपॉन 4m, ठीक, समझ गए। यही फंडा यूज करके आप कितने ही सारे क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे कई बार ऐसा होता है यार कि आपके यहाँ पे एक m1 है, यहाँ पे एक m2 है और ये पुली a एक्सेलरेशन से जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन क्या, अब यहाँ पे भी देखो वापस से वही फंडा है कि अगर ये a1 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये a2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, इसकी लेंथ इंक्रीमेंट कितनी हो रही है, a माइनस, हाँ इसकी लेंथ इंक्रीमेंट कितनी हो रही है, a माइनस a1, इसकी लेंथ इंक्रीमेंट कितनी हो रही है, a माइनस a2, ठीक है, ये अगर a2 से जा रहा है इक्वल टू जीरो कर दो तो a इक्वल टू a1 प्लस a2 अपॉन 2 आ गया, ठीक है। अब लोग इसको थ्योरम की तरह याद कर डालते हैं कि अरे तो थ्योरी ऑफ स्ट्रिंग, भाई क्या थ्योरी ऑफ स्ट्रिंग है यार, ये तो फॉर्मूला निकाल लिया अपन ने, सिंपल मैथ्स यूज की, मैंने बताया आपको, उससे निकाल लिया आंसर, लोग इसको रट डालते हैं। और यहीं पे मैं हिस्ट्री के पीछे आता हूँ, आपको मैं बताता हूँ कई सारे जगह पे क्या होता है, ये टॉपिक 2 हफ्ते तक पढ़ाया जाता है, ये टॉपिक 2 हफ्ते तक पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब इसमें था क्या मेरे भाई, और ये तो पहली बात जेई में आता भी नहीं है इतना ज़्यादा, और लोग इसको 2 हफ्ते तक पढ़े जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, थोड़े दिन पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे एक पेरेंट ने कमेंट करके बोला था कि यार उनकी जो बेटी है, डॉटर है उनकी, जहाँ पे वो पढ़ती है ऑफलाइन कहीं पे, वहाँ पे उनको जनवरी तक, मतलब अप्रैल में उनका बैच शुरू हुआ, जनवरी तक उनको मैकेनिक्स ही पढ़ा रहे हैं, अभी उनका वेव्स चालू नहीं हुआ, उनका अभी थर्मोडायनेमिक्स चालू नहीं हुआ। क्या है भाई, ये इतनी देर में लोग 12th खत्म 11th खत्म कर डालते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि आप 1-1 महीने 2-2 महीने तक एनएलएम ही पढ़ा रहे हो। तो आप में से कई लोग ने ऐसा सोचा होगा ना कि अरे भाई हम यहाँ पे इतनी कम देर में कैसे पढ़ रहे हैं, या आप में से कई लोगों को ऐसा भी लगा कि यार इतना जल्दी हमारा सिलेबस कवरेज कैसे हो रहा है। आपको समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने पे ध्यान दे रहे हैं, जबरदस्ती के फॉर्मूला बना के रट नहीं रहे उनको। मैंने आपको एकदम बेसिक तरीके से बताया यार कि कैसे कैलकुलेशन हुई इसकी, ये a1 प्लस a2 बराबर 0 क्यों है, हमने पूरा ही बता दिया। इसमें मैंने क्या आपको कोई थ्योरम बताया, थ्योरम ऑफ स्ट्रिंग, मैंने पूरे चैप्टर में आपको केवल 3 फॉर्मूले बताए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और एक फ्रिक्शन वाला फॉर्मूला, बस इसके आगे कुछ है ही नहीं, है ना। जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट करते हैं चीज़ों को। और मैं आपको बताता हूँ, जेई के अंदर रैंक उन बच्चों की आती है जो इस तरह से सोचना जानते हैं, उन बच्चों की नहीं आती जो फॉर्मूला रट डालते कि अरे इफ अ पुली इज गोइंग एट एक्सेलरेशन a देन a इज गिवन बाय a1 प्लस a2 अपॉन 2, ये जो रटता है उसकी कभी रैंक नहीं आती है।
रैंक इस बच्चे की आएगी जो ऐसे सोच सकता है, स्पेशली एडवांस्ड के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे कभी कभी वेलोसिटी वगैरह पूछ लेंगे तो अपन सेम इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक। और ये मेनली एक्सेलरेशन निकालने में ही काम आता है इस तरह के क्वेश्चंस में। अब कई बार ऐसे 4-5 लटका देंगे, कई बार क्या करेंगे, पुली के ऊपर पुली के ऊपर पुली, और ये क्वेश्चन जे में कभी नहीं आते हैं, ये क्वेश्चन आपके केवल कोचिंग में आते रहते, कहीं कोई नहीं पूछता है ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे वापस ये लगा दो कि यहाँ पे जो आपकी लेंथ है वो इसके अकॉर्डिंग डिक्टेट होगी, वापस से a = a1 + a2/2, यहाँ वाली a1 a2, फिर यहाँ पे सेम चीज़ लगा डालो, हो जाएगा। ऊपर से नीचे की तरफ आओ, है ना, या नीचे से ऊपर भी जा सकते हो, जैसा आपको लगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक और टाइप की क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आई हो। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नॉट बिकॉज ये पूछा जाएगा, बिकॉज ये सोचना सिखाएगा आपको। तो प्लीज़ पीछे जाके एक बार सोचो कि ये कैसे सोचा गया, है ना, कैसे हुआ, ठीक है। ये सोच इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये सोचने का तरीका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अप्रिशिएट किया होगा और थोड़ा ट्राई करो यार कि ये अपन सीख पाए। ओके, अब यहाँ पे यार अपन एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन बेसिकली ये है कि आपका जो अर्थ है, ठीक है, उसके ऊपर आदमी खड़ा हुआ है, ठीक। वैसे ये बहुत बड़ा बना दिया, आदमी इतना बड़ा नहीं होता है, ये तो शायद माउंट एवरेस्ट से भी बड़ी चीज़ बना दी मैंने, ठीक है। बट वट एवर, ये आपका बेसिकली अर्थ है और उस पर एक आदमी खड़ा हुआ है। अब आपको ये बोला कि आपको यहाँ पे रोटेशन ऑफ द अर्थ वगैरह का इफेक्ट नेग्लेक्ट करना है, उसको भूल जाओ, ठीक है। आपको ये बोला है कि अगर अचानक से ऐसा हो जाए कि अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करना बंद कर दे लोगों को, मतलब ग्रेविटी ऑफ दिस अर्थ टुवर्ड्स दिस पर्सन अगर शट डाउन हो जाए उस एक समय के लिए, तो क्या होगा। ए ऑप्शन, ये जो पर्सन है ऊपर की तरफ फ्लाई करेगा। बी ऑप्शन, ये पर्सन जमीन में गड़ जाएगा। सी ऑप्शन, ये सेम पोजीशन पे खड़ा रहेगा। और डी ऑप्शन, ये टेंजेंशियली ऐसे हवा में उड़ जाएगा, ठीक है। सोच के बताओ, समझे। अब मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह लगाना रहेगा, और ऐसे क्वेश्चंस आपके जे एडवांस वगैरह में आते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचने में मजबूर करता है। तो यार आप सबसे पहले इस आदमी का नॉर्मल एफबीडी बनाओ। इस पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। एक mg लग रहा है अर्थ की तरफ, अगर अपन इसकी यहाँ पे बात करें, एक mg लग रहा है इस पे अर्थ की तरफ, एक अर्थ का नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ठीक है। रोटेशन का इफेक्ट हमें नेग्लेक्ट करना है, तो रोटेशन को तो अपन भूल जाते हैं कि यार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह भूल जाओ अभी के लिए, ठीक है। और अपन को सन वगैरह का भी कुछ कंसिडर नहीं करें, अपन को बस इतना देखा गया है। अब आपने एक बात बताओ, आपने अगर mg फोर्स हटा दिया तो क्या होगा। अब कोई होशियार लोग बोलेंगे भैया नॉर्मल फोर्स इसको हवा में ऊपर लिफ्ट कर देगा, तो ये ऑप्शन गलत मेरे भाई, गलत। नॉर्मल फोर्स क्यों लगता है। नॉर्मल फोर्स लगता है बिकॉज आप सरफेस पे कोई फोर्स एग्जर्ट कर रहे हो, ठीक है। आप सरफेस पे कोई फोर्स एग्जर्ट कर रहे हो, इसलिए नॉर्मल फोर्स लगता है। तो अगर आपने सरफेस पे फोर्स एग्जर्ट करना बंद कर दिया तो मेरे भाई वो तुम्हें धक्का थोड़ी देगा ऊपर, तुम हवा में थोड़ी उछल जाओगे। जैसे एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताता हूँ, आपने होवरक्राफ्ट देखा है कभी। एक होता है ना होवरक्राफ्ट, यहाँ पे से हवा छूट रही होती है ना, और वो हवा में लेविटेट कर रहा होता है ना होवरक्राफ्ट, ठीक है। नहीं पता तो गूगल पे सर्च करना होवरक्राफ्ट, ठीक है। तो होवरक्राफ्ट हवा में जैसे है तो वो ज़मीन के टच में नहीं है, ठीक है। तो ज़मीन उसको कोई ऐसा नहीं कि हवा में उछालने के लिए भाई कोई फोर्स लगा रही है, वो टच में ही नहीं है। तो यहाँ पे हालांकि ये थोड़ा बैड एग्जांपल है क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी को काउंटर बैलेंस इसका जो थ्रस्ट है वो कर रहा है, बट स्टिल यहाँ पे मैं बात नॉर्मल फोर्स की कर रहा हूँ। तो आपका जैसे होवरक्राफ्ट में जमीन पे पड़ा हुआ, इस पर नॉर्मल फोर्स लग रहा था, अब इसने अचानक से अपना थ्रस्ट ऑन कर दिया सच दैट कि ग्रेविटी को बैलेंस इसके थ्रस्टर्स ने कर लिया, तो ये हल्का सा ऊपर जस्ट उठने वाला होगा, तब नॉर्मल फोर्स इसका टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, सेम टू सेम नहीं रहेगा। तो नॉर्मल फोर्स एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है यार, जो अपनी वैल्यू डिपेंडिंग ऑन सरफेस पे आप कितना फोर्स लगा रहे हो उसके अकॉर्डिंग चेंज करता है। तो यहाँ पे अगर आपने सरफेस पे फोर्स लगाना ही बंद कर दे बिकॉज ग्रेविटी ही खत्म हो गई, आप सोचो ना अगर ग्रेविटी नहीं रही तो आप अर्थ पे कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे हो, तो नॉर्मल फोर्स भी आपका जीरो हो जाएगा। तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, कोई उसमें मूवमेंट नहीं होगी, टेंजेंशियली फ्लिप वगैरह कुछ भी नहीं होगा। रोटेशन का अपन यहाँ पे भूल रखा है, और वरना भी नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अगर रोटेशन आप स्विच ऑफ रोटेशन का इफेक्ट मानो तो वैसे ऐसा होगा कि यहाँ पे क्योंकि नॉर्मल फोर्स नहीं है तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगना जीरो हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स ही नहीं है। तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ तो मूव करता रहेगा और बंदा यहीं कहीं खड़ा रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी होने लग जाएगा। बट एनीवे ये अपन को ऑप्शन बताना था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जबरदस्ती का नहीं लगता है ये, ठीक है। और उसी समय कम हो जाएगा। अगर आप सरफेस पे फोर्स लगा ही नहीं रहे हो देन देयर इज नो नॉर्मल फोर्स एट ऑल, ठीक। ओके, तो यार अब अपन यहाँ पे एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये काइनेमेटिक्स क्वेश्चन वैसे ज़्यादा है बट तो भी अपन देख लेते हैं।
तो अपन यार कभी भी ग्रेविटी वगैरह की बात कर जब कर रहे थे ना, तो अपन ने देखा कि यार अपन ने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके माना, ठीक है। अब अपन एयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आपके पास एक बॉल है और उसको अपने हवा में फेंका, ठीक है, तो उसको, और इस पे एयर रेजिस्टेंस लग रही है। एयर रेजिस्टेंस जो लग रही है वो इस तरह से लग रही है कि वो ऑलवेज ऑपोजिट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल लगती है, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स F लगता है, कांस्टेंट फोर्स F ऑपोजिट टू योर वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। ये बेसिकली इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बता दिया। तो ये ऊपर जा रही है तो इसको टाइम t1 लगा ऊपर तक पहुंचने में, और फिर यहाँ से डिसेंड करके वापस यहाँ आती है, इसमें टाइम t2 लगा। t1 और t2 में क्या रिलेशन है? t1 ग्रेटर देन t2, t1 लेस देन t2, t1 बराबर t2, या कुछ भी कह नहीं सकते, ठीक है। 4 ऑप्शन, आप सोच के बताओ क्या होगा। कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, बाकी सब सेम है, ग्रेविटी सब सेम है, और कोई फोर्स नहीं, बस एक कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है इन मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अपोजिट टू वेलोसिटी, ठीक है। तो अपन देखते हैं। तो यार आपको यहाँ पे वापस से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना रहेगा, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना जिस दिन तुम सीख जाओगे, कई लोग होशियारी के अंदर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते ही नहीं और फिर क्वेश्चन गलत करके आते हैं। जिस दिन अपने ईगो खत्म कर लिया फ्री बॉडी डायग्राम के अगेंस्ट और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने लग गए सच्ची श्रद्धा से, तो तुमको कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक। तो ये जो बॉल जब ऊपर जा रही है, ठीक है, जब ऊपर जा रही है, इसकी वेलोसिटी ऊपर है, तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक आपका mg फोर्स लग रहा है, ठीक, नीचे की तरफ, और एक और आपका लग रहा है कौन सा फोर्स? एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस की डायरेक्शन मैंने क्या बताई? अपोजिट टू वेलोसिटी, तो यहाँ डाल दो अपोजिट टू वेलोसिटी, ठीक। तो इस पर नेट फोर्स नीचे कितना हो गया? F प्लस mg। तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? डिवाइड बाय m। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितनी है? F प्लस g प्लस F अपॉन m नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको v स्पीड से अगर फेंका था, ठीक है, या h हाइट तक अगर गया जैसे, ठीक है, तो अपन क्या देखते हैं? s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, या चलो वो एक गलत चीज रहेगी। आप बेसिकली ये समझो कि इस बंदे को सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है। ऊपर जितना गया उतना ही नीचे आया, ठीक है। h हाइट पे गया तो h हाइट नीचे आया। तो पहले केस में h हाइट पे गया, इसको अपोजिट एक्सेलरेशन थी कितने की? g प्लस एफ अपॉन m की, ठीक है। पहले फैक्ट ये। अब ये ऊपर से नीचे जब आ रहा है, तो ये नीचे जब आ रहा है, इसकी वेलोसिटी इधर है, तब इसके ऊपर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं? एक mg लग रहा है और एक कहाँ लग रहा है? फोर्स ऊपर, अपोजिट ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे फोर्स आपका नीचे, सॉरी आपकी वेलोसिटी यहाँ पे नीचे, आपकी वेलोसिटी यहाँ पे नीचे, तो फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर। तो यहाँ पे आपकी एक्सेलरेशन नीचे कितनी हो जाएगी? mg माइनस एफ अपॉन m, यानी कि g माइनस एफ अपॉन m, ठीक है। तो सेकंड केस के अंदर ये पर्सन नीचे आ रहा है, इस पे फोर्स कितना लग रहा है? ऊपर, एक्सेलरेशन g माइनस एफ अपॉन m। तो मेरे भाई एक बात बताओ मुझे कि पहले केस में तुम सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, एक में आप मतलब समझ रहे हो, सेम डिस्टेंस सिमेट्रिक होता है काइनेमेटिक्स में। एक केस में आपकी एक्सेलरेशन जो है वो g प्लस एफ अपॉन m है, एक में g माइनस एफ अपॉन m है। तो ज्यादा कौन सी है? ऑब्वियसली ये ज्यादा है और ये कम है। तो अगर सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, एक में ज्यादा रेजिस्टेंस, एक में ज्यादा आपकी एक्सेलरेशन है, एक में कम है, तो ऑब्वियसली बात नहीं है, जहां पे ज्यादा एक्सेलरेशन यानी ज्यादा तेजी से वो स्पीड बढ़ाएगा, यानी ज्यादा जल्दी पहुंचेगा, यानी टाइम 1 जो है वो कम होगा टाइम 2 से। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ट्रिप के अंदर इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है, यानी स्पीड तेजी से बढ़ रही है, यानी कि बढ़ रही या घट रही व्हाटएवर है ना, सिमेट्रिक होता है। मतलब यहाँ से यहाँ का मूवमेंट, यहाँ से यहाँ का मूवमेंट सिमेट्रिक होता है एकदम, मतलब इन टर्म्स ऑफ टाइम वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो डिस्टेंस सेम है, एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है टाइम कम लगेगा। तो अपन कह सकते हैं t1 विल बी लेस देन t2, ठीक। क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिकली ऊपर जा रहे हो तो आपको पूरी दुनिया नीचे डालने की कोशिश कर रही है, एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटी सब, और ऊपर जा रहे हो तो एयर रेजिस्टेंस रोकेगी, भाई मत कर, ठीक है, पैराशूट टाइप। तो चलो यार, ये मैंने आपको काफ़ी सारे चीज़ें बता डाली है ना। तो मैंने आपको एयर रेजिस्टेंस के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दिया, आपको F इक्वल टू ma पे तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन बता दिए। बट अगर किसी को लगाना है तो आप इरोडोव जरूर देख सकते हो। मैकेनिक्स की इरोडोव बहुत अच्छी है, मैकेनिक्स की पूरी ही इरोडोव बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। एक मैकेनिक्स में आप ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वाला चैप्टर लगा सकते हो, उसमें कई सारे क्वेश्चन तो रिपीटेटिव है, वही मैथमेटिक्स वाले ब्लॉक वाले क्वेश्चन है, बट तो भी 2-3 चीज़ें आप नहीं सीख सकते हो, ठीक है। तो आप बिल्कुल ट्राई करो। HC वर्मा भी आप देख सकते हो है ना। हालांकि HC वर्मा के अंदर क्वेश्चन जो है वो मोस्टली यहाँ पे वहाँ पे रिपीट हो ही जाते हैं आपके। तो आप इरोडोव में कहूँगा कि आपका अगर यहाँ पे हो जाए तो इरोडोव देखो, और चाहो तो HC वर्मा देख सकते हो। HC वर्मा की थ्योरी जो रीड करना काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और NCERT की थ्योरी रीड करो तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसी के साथ यार अपन ने NLM की थ्योरी भी देख ली, फिर मैंने क्वेश्चंस करने भी सिखा दिए। अब आई थिंक आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होनी चाहिए। अब आपकी जिम्मेदारी है आप क्वेश्चंस अच्छे से बनाओ और बहुत आगे बढ़ो, ठीक है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।